हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे एक्साइटेड। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया हो गए। और जो गैप हुआ उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं भी समर वेकेशन पे था, कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से वीडियोस इतने दिन नहीं आ सकी। वीडियोस डेली मिलेगी आप लोगों को। और साथ में आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनिए कि मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि एज ए क्रिएटर, मैं भी एक टीचर एजुकेटर, और भी सारी लाइफ में सारी चीज़ चल रही होती हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि ये वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं। थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। एंड ऑल्सो यार, अपन सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो नहीं किए हो सब, पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को। साथ में ये शेयर भी कर देना सभी अपने दोस्तों तक। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। और यहाँ से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग शुरू होने वाली है। दैट इज, चैप्टर का नाम है हमारा इनसाइट इनटू प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। यानी अब हम प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट कैसे होता है, अब हम ये सीखेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम चलता कैसे है। तो उससे पहले हम आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे हम? बेसिक टर्म्स सीखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पहले बताऊँ, थोड़ा थ्योरेटिकली चैप्टर। क्या चैप्टर? थोड़ा थ्योरेटिकली चैप्टर है, तो थोड़ा सा इसमें लिखना ज़्यादा होगा। बट आप अगर मेरी बात सुनते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर हैंड नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो, सबसे पहले दैट इज वी हैव, सबसे पहला टर्म हमारा सोर्स कोड। अब ये टर्म आपको इस टर्म से दोस्ती कर लो कि सोर्स कोड क्या होता है। किसी भी, देखो इसका मतलब क्या है, सोर्स और कोड यानी कि ओरिजिन। यानी जो भी टास्क कंप्लीट हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज उसका सोर्स कोड ऐसा है। ठीक है। अब इसको मैं समझने के लिए देखो, हम सोर्स कोड को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इट इज अ प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम written in any programming language, in any programming language is called source code। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ जो है वो किसी भी प्रोग्राम में हो सकता है, पाइथन में हो, सी प्लस प्लस में हो, जावा में हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड बोलेंगे। ओके। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सोर्स कोड के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इट हैज सम सेट ऑफ रूल्स। क्या होते हैं इसके? सम सेट ऑफ रूल्स। एंड एक खास बात यह है दैट इट इज ह्यूमन रीडेबल। इट इज ह्यूमन रीडेबल, यानी हम इसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने से मतलब क्या है कि हम इसे समझ भी सकते हैं। हम इसको समझ के ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ओके। नेक्स्ट वी हैव, दैट इज नंबर 2। अगला टर्म है हमारे पास बाइनरी कोड। अब पिछले चैप्टर में और उससे पहले चैप्टर में हमने बाइनरी के बारे में समझा था। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 होता है बाइनरी। ओके। सो बाइनरी कोड क्या है? इसको दो नाम और दिए जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन कोड, मशीन कोड, और मशीन लैंग्वेज कोड। अब हम अगर किसी भी इंसान को कुछ नाम देते हैं तो उसका मतलब होता है, जैसे हम इसको कह रहे हैं मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज कोड। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो लैंग्वेज है, बिकॉज इट हैज अ लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस। क्या लैंग्वेज है इसकी? जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज होती है। ये जो कोड है ये सिर्फ मशीन्स एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, मशीन्स इसी भाषा में समझती हैं। और ये जो कोड है हमारा ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, ह्यूमंस इसको रीड नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, एंड ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर? द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर इज बाइनरी लैंग्वेज। ओके। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, एक छोटा सा डायग्राम बना लो, इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दैट इज वी हैव, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा सोर्स कोड है। सोर्स कोड हमारा कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है।
तब हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी कन्वर्ट कैसे होता है, तो कन्वर्जन के लिए यहाँ पे होता है हमारा ट्रांसलेशन। क्या होता है बेटा, क्या होता है हमारा ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। जैसे हम करते हैं ना, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्जन करते हैं, या किसी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्जन करते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास हमें जरूरत पड़ेगी, वी हैव ट्रांसलेटर्स। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, ट्रांसलेटर्स। सो ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, दैट इज दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, क्या बोल सकते हैं हम, इनको कह सकते हैं, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट converts source code into machine understandable code from so that compiler can execute, कंपाइलर कैन एग्जीक्यूट। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी तो रीजन तक मेंशन है, बिकॉज कंपाइलर कैन एग्जीक्यूट। मान लो कि अगर आप किसी एक ऐसे देश में, ये तुम हो और किसी ऐसे देश में चले जाते हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोई रीजनल लैंग्वेज ऐसे कि फ्रेंच समझी जाती है, और तुम्हें फ्रेंच आती है, तुम क्या करोगे, आप जो है अपनी जो भी तुम्हें लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी आती है, तो मैं हिंदी से पहले फ्रेंच में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसको यूज करूंगा। सिमिलरली यहीं पर है, कंप्यूटर जो वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो तो भैया मशीन लैंग्वेज समझता है। तो हम समझते हैं, हम तो भैया पढ़े थे सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े थे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें मशीन कोड में, और किससे कन्वर्ट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर्स की सहायता से हम हेल्प, ट्रांसलेटर्स कहेंगे भैया आओ थोड़ी हमारी सहायता करो, है ना, हम भैया ये हमारी बात नहीं सुन रहा है कंप्यूटर, अरे अभी देखो, अभी अभी सुनवाता हूँ मैं इसको तुम्हारी बात, और इस तरह हमारा काम हो जाएगा, और अल्टीमेट एम क्या हमारा काम होना। तो देखते हैं ट्रांसलेटर जो है ये कैसे काम करेगा। सो हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को देखते हैं। अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में देखो, दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ translators, that is we have, number one is compiler, number two is इंटरप्रेटर। क्या है, एक कंपाइलर दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर है। अब दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, वो बात ध्यान रख लो। क्या है कि दोनों के दोनों जो हैं, अब ट्रांसलेटर में तो उनका काम क्या है, बोथ कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, ये दोनों के दोनों सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, बोथ वर्क्स डिफरेंटली। अब ये कैसे काम करते हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन की जो प्रोसेस है वो मैं एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना सा ही, बहुत थोड़ी सी हमने टॉपिक कवर करे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका एंटी नोट्स चाहिए इस चैप्टर के भी, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं, वहां से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। साथ में मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कंपाइलेशन प्रोसेस, दैट इज कंपाइलेशन प्रोसेस। ओके, अब कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं, दैट इज
अब कंपाइलर जो करता क्या है, कंपाइलर जो है वो हमारा सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, दैट इज लो लेवल कोड के अंदर। अब जब भी कोई कन्वर्जन होता है तो ऐसा तो नहीं है कि ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, एक क्या है डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकता है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन होता है हमारा दैट इज स्टेप बाय स्टेप। कैसे कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन हमारा स्टेप बाय स्टेप। अब वो कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस में, दीज आर, सबसे पहले होती है हमारी दैट इज प्री प्रोसेसिंग। क्या होती है, सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसिंग, देन वी हैव कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन का जो फेज है इसमें हमारा दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन में हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है इट इज एनालिसिस। एनालिसिस को हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंट एंड फेज, एंड देन वी हैव सिंथेसिस। सिंथेसिस को हम बोलेंगे बैक एंड फेज। नेक्स्ट स्टेप इज दैट इज असेंबली, एंड फोर्थ स्टेप इज लिंकिंग। इस चार स्टेप में आपकी पूरी कंपाइलेशन जो है वो डन होता है। अब हम एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से देखेंगे एंड मेक श्योर, ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ों को समझते हुए चलें, और आप अगर समझेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में भी आएंगी और आगे आपकी हेल्प भी होगी। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट होता है बीटेक के अंदर, इट इज कंपाइलर डिज़ाइन। एंड इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो एक और आपका सब्जेक्ट होता है दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको बीटेक, देखो मैंने बताया था 11th-12th का सिलेबस है वो बीटेक के बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट प्री प्रोसेसिंग फेज के बारे में, और मेरे साथ साथ लिखते भी रहना जिससे कि आपके खुद के भी नोट्स बन जाएं। अगर तुम्हें हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चैप्टर हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं। अब देखो ये करता क्या है, प्री प्रोसेसिंग फेज का काम क्या है, दैट इज इट रिमूव्स कमेंट्स फ्रॉम द प्रोग्राम। इट रिमूव्स कमेंट्स फ्रॉम प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम है उसमें से क्या करेगा, कमेंट्स को रिमूव करेगा। एंड दूसरी चीज क्या करता है, एंड इट इंपोर्ट्स द रिक्वायर्ड मॉड्यूल। अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करा हुआ है तो पहले फेज में, प्रोसेसिंग फेज में, आपका पहले जो कमेंट्स हैं कमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है और मॉड्यूल जो भी ज़रूरत होगा उसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। ओके, एंड देन अब जब इस दोनों ये प्रोसेस होने के बाद में एट द एंड ऑफ दिस फेज वी हैव प्योर सोर्स कोड। हमारे पास अब जो बचेगा वो सिर्फ सोर्स कोड होगा, ठीक है। सोर्स कोड के अलावा कुछ उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो उसमें आ चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है तो हम इंपोर्ट करवा लेंगे। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी भैया मॉड्यूल क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब बात करते हैं हम अगले फेज के बारे में। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, वी हैव फेज नंबर 2 दैट इज कंपाइलेशन। कंपाइलेशन फेज। अब ये इस कंपाइलेशन फेज में क्या होता है, इस फेज को ध्यान से समझो। अब मैंने बताया था कि इस फेज, ये जो फेज है इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 सब फेजेस। ये 2 फेज में और डिवाइड हो रखा है, दैट इज वी हैव, सबसे पहला हमारा फेज है एनालिसिस फेज। क्या फेज है, एनालिसिस फेज। अब देखते हैं एनालिसिस फेज के अंदर क्या क्या हो रहा होता है।
सो अब मैंने आपको बताया था कि हम एनालिसिस फेज को एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड फेज। इसको हम क्या और नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं भैया, इसको हम फ्रंट एंड फेज भी कहते हैं। ओके, तो इस फेज में क्या होता है? इस फेज में जो हमारा कंपाइलर है, दैट इज द कंपाइलर आइडेंटिफाइज ऑल द इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि देखो आपके प्रोग्राम में क्या होता है, कई सारे पार्ट्स होते हैं, यानी इस फेज में आके वो कीवर्ड्स को अलग डिटरमाइन करेगा कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा वेरिएबल है, ठीक है, और किसमें? ऑफ सोर्स कोड, यानी जो हमने कोड लिखा हुआ है उसमें से एनालिसिस फेज में एनालिसिस करी जाती है कि आपका कीवर्ड कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, इन सब चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई कीवर्ड है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कहीं लूप लगा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को हम एनालिसिस फेज में देखते हैं। ओके, अब एनालिसिस करने के लिए देखो, एनालिसिस करने के लिए कंपाइलर क्या करता है? दैट इज कंपाइलर मेक्स अ स्पेशल टेबल, कंपाइलर creates a special table called symbol table। कंपाइलर ने स्पेशल टेबल बना ली है, दैट इज सिंबल टेबल। अब ये सिंबल टेबल क्या करती है? ये सिंबल टेबल जो है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन मेमोरी रिक्वायरमेंट, कितनी मेमोरी हमारे लिए ज़रूरत है इस प्रोग्राम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये पता करने के लिए कंपाइलर क्या करता है? एक स्पेशल टेबल बनाता है जिसको हम कहते हैं सिंबल टेबल। ओके, अब देखो यार, ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, थोड़ा छोटा चैप्टर है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इसमें, तो थोड़ा बहुत थ्योरी तो है यार, तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमाइज करा दूँ आपको। Next we have that is synthesis phase। इस फेज को हम एक और नाम देते हैं, it is also called back end phase। इस फेज को हम क्या और बोलते हैं? इस फेज को हम बैक एंड फेज ही बोलते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो, बिकॉज it analyzes the syntax of source code। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर आपका जो कोड है उसका सिंटैक्स चेक किया जाता है बाय जनरेटिंग सिंटैक्स ट्री। क्या जनरेट किया जाता है? सिंटैक्स ट्री जनरेट किया जाता है, ताकि आपका जो कोड है, यानी आपका जो आपने जो सोर्स कोड हम किसको बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, जो हमने प्रोग्रामर जो कोड लिखता है वो सोर्स कोड होता है, वो हमें सिंथेटिकली सही है या फिर नहीं है। अब अगर मान लो कि इस सोर्स कोड में अगर कोई भी एरर आता है, ठीक है, इफ एनी एरर occurs then it responds with a line number, ये लाइन नंबर के साथ में आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि किस लाइन में आपका जो एरर है वो आया हुआ है। ओके, एंड ऑल्सो इट विल मूव to next phase only when the code is error free। जब आपका जो कोड है वो एरर फ्री हो जाएगा, ये तभी आपके अगले
फेज में, अगले स्टेप में मूव करेगा। ओके, अब हम आएंगे हमारे अगले फेज में, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द थर्ड स्टेप एंड दैट इज अवर असेंबली फेज। क्या बोलेंगे हम इसको? असेंबली फेज बोलेंगे। अब असेंबली फेज में क्या होगा, ध्यान से समझो। दैट इज नाउ इट रिसीव्स assembly label instructions and then convert it into object code। तो असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ऑब्जेक्ट कोड का मतलब हो जाता है हमारा मशीन कोड। मशीन कोड का मतलब हो गया 0 and 1। ओके, या हम इससे ये भी कह सकते हैं कि क्या करता है, दैट इज इट कन्वर्ट असेंबली कोड टू बाइनरी कोड। ओके, इसके बाद हमारा अगला फेज है, दैट इज लिंकिंग फेज। नंबर 4 वाज लिंकिंग फेज। अब देखो इस फेज में क्या होगा, इस फेज में कुछ ना कुछ लिंक हो रहा होगा। सो इस फेज में क्या होगा कि ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर linked with object code। ओके, एंड नाउ इस स्टेज पर आकर नाउ योर कोड बिकम्स एग्जीक्यूटेबल, यानी कि यहाँ पर .exe जो होता है वो हमारा इस फाइल में हमारा लिंकिंग स्टेज पर कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आप जब भी देखोगे, आप जब भी C++ का कोड लिखोगे या आप किसी और प्रोग्रामिंग का कोड लिखोगे तो आपकी एक और फाइल कन्वर्ट बन जाती है अलग से, जो कि .exe फॉर्मेट में होती है। इसके बाद हमारा एक और स्टेप है, दैट इज वी हैव अनदर स्टेप, दैट इज लोडर। अब भैया लोडर में क्या काम होगा, तो ये भी ध्यान से समझ लो। लोडर में इट लोड्स द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जो हमारे मॉड्यूल्स हैं जो ज़रूरत में है, जो जिनकी हमें ज़रूरत है, वो मॉड्यूल्स को मेमोरी में लोड करेगा लोडर, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए। तो ये था बेटा हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वी विल स्टडी, दैट इज वी हैव द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। अब देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप। दैट इज वी हैव, अब ये भी क्या है, ये भी एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर ही है। क्या है, ये भी एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक कंपाइलर। जैसे हमारे कंपाइलर है वैसे ही हमारे इंटरप्रेटर होते हैं। बस डिफरेंस ये है इसके अंदर, दैट इज इट कन्वर्ट कोड लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके जो है आपका कन्वर्जन होता है मशीन कोड के अंदर। ओके, एंड देन पहले कन्वर्ट होगा, देन कन्वर्ट कोड लाइन बाय लाइन, एंड देन इट ऐड required libraries in it
जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं जो आपने इंपोर्ट करा रखे हैं उनको इसमें ऐड होगा। एंड देन व्हेन फर्स्ट लाइन इज एग्जीक्यूटेड and the next line conversion takes place। क्या होगा कि जब एक लाइन आप देखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट लाइन का मैंने क्या बताया, यहाँ पर कोड जो है वो लाइन बाई लाइन कन्वर्ट हो रहा है। सो लाइन बाई लाइन कन्वर्ट होने के बाद जब पहली लाइन का कन्वर्जन, पहली लाइन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद आपकी अगली लाइन का कन्वर्जन होगा, फिर आपकी जो है नेक्स्ट लाइन कन्वर्ट होगी, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड लाइन का कन्वर्जन होगा, फिर आपकी थर्ड लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग अ प्रोग्राम। बट बिफोर दैट जो हमारा थोड़ा सा टॉपिक पिछली वीडियो में रह गया था वो हम कवर कर लेते हैं। दैट वाज, अब यार देखो लाइट जाने वाली थी तो मैंने कहा था तो मैंने सोचा कि पिछली वीडियो को मैं वहीं ख़त्म कर देता हूँ, इस वजह से ऐसा हुआ। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर करेंगे और बीच में एक लकीर खींच देंगे। अब इससे हम करेंगे डिवाइड। सबसे पहली चीज, कंपाइलर क्या करता है, दैट इट टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। वहीं पर हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो है ओनली इट टेक्स अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। क्या होता है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड, या हम कह सकते हैं सिंगल यूनिट ऑफ कोड। देन नंबर 2 इज it create इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। क्या क्रिएट करता है ये बीच में, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रोग्राम। लेकिन ऐसा इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो इट डज नॉट डू सच थिंग्स। नेक्स्ट इज नंबर 3, दैट इज इट रिक्वायर मोर मेमोरी। इसको ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है क्योंकि ये एक बार में ही पूरा प्रोग्राम एज अ इनपुट ले लेता है, इस वजह से। वहीं पर इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। पॉइंट नंबर 4, दैट इज वी कैन से दैट इट डिस्प्ले एरर्स विद नंबर ऑफ लाइन। ये आपको नंबर ऑफ लाइन के साथ में एरर शो करता है। वहीं पर इसमें अगर हम बात करें सो इट विल डिस्प्ले द एरर ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन। ओके, that is okay. Next step, that is number 5, and that is once compilation is over, जैसे ही आपका कंपाइलेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, कंपाइलर की कोई भी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। सो देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलर। बट इंटरप्रेटर के केस में अगर हम बात करेंगे सो क्या होगा, दैट इज इट required in memory, to execute the program। कंपाइलेशन ओवर होने के बाद कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर में क्या है कि इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, दैट इज द प्रोग्राम
कैन रन विदाउट यूज ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर के बिना हम अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, बट इंटरप्रेटर के बिना आप नहीं करवा सकते हो। सो वी कैन राइट दैट interpretation is required each time you have to run the code। तो ये था हमारा डिफरेंस इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में, जो आपको पॉइंट वाइज मैंने लिखवा दिया है। अगर आप प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और आप स्वयं के नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, ध्यान से समझना। ये एक एज सिलेबस जब आगे बीटेक करोगे तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होगा, दैट इज ओएस। सो रोल ऑफ ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन रनिंग अ प्रोग्राम। ओके, शुरू करते हैं इस टॉपिक पर। और अगर वीडियो यहाँ तक देखे लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर कि इसको लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नाउ वी हैव दैट इज, अब क्या है, कंपाइलेशन प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो कोड है वो किस फॉर्मेट में, हमारे पास .exe फॉर्मेट में। exe को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? दैट इज एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में हमारे पास फाइनली हमारा कोड आ चुका है। नाउ सबसे पहले कुछ टर्म समझते हैं, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस को हम ओएस के अंदर बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज जॉब। ये बात ध्यान रखना, आप जब आगे जाकर बीटेक में सब्जेक्ट पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लोगे, तो आपको ओएस एक प्रॉपर सब्जेक्ट है और उसमें ये सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन में बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हो। नेक्स्ट वी हैव, अब देखो, अब भैया प्रोसेस होती क्या है। सो अ रनिंग प्रोग्राम और द एग्जीक्यूटिंग एंटिटी, इसका मतलब होता है कि जो चीज आपकी एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिंग एंटिटी, इज कॉल्ड प्रोसेस, इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ओके भैया, इतनी बात समझ में आई तो भैया इसमें समझने का था ही क्या, है ना भैया, हमको सब समझ में आता है एक बार में। वेरी गुड। अब देखो, दैट इज फंक्शंस ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास, दैट इज, कुछ अच्छे से लकीर खींच लेता हूं, दैट इज नंबर 1 इज प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या काम है? काम है प्रोसेस को मैनेज करना। नंबर 2 वी हैव प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब देखो, आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ, तो उसमें से कौन से प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है, कौन से प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं देनी है। नेक्स्ट वी हैव मेमोरी मैनेजमेंट, कितनी मेमोरी कब रिक्वायर्ड होगी। एंड लास्ट इज आईओ मैनेजमेंट। जब भी आपको आईओ इस तरह लिखा मिले, एक बात का बेटा आपको ध्यान रखना, दैट इज दिस वे आईओ रिप्रेजेंट्स इनपुट एंड आउटपुट। ओके, बात समझ में आई? ऑल दो राइटिंग यार अब कैसी लग रही है, मेक श्योर जरूर बताना। पहले बच्चे कहते भैया आपकी राइटिंग जो अच्छी नहीं लग रही है। सो हमने भी भैया मेहनत करी है बेटा, अपनी राइटिंग को सुधारा है, और मेक श्योर कि आप लोग अपनी राइटिंग पर थोड़ा सा काम जरूर करना बोर्ड एग्जाम से पहले, बिकॉज आपको एडवांटेज मिल जाएगा अपनी अच्छी सी राइटिंग का बोर्ड एग्जाम के टाइम पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस मैनेजमेंट करता क्या है? अब देखो, जब कोई भी प्रोग्राम पहुंचता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, द प्रोसेस शेड्यूलर, ध्यान से समझो, द प्रोसेस शेड्यूलर ऑफ ओएस लोड्स इट इनटू, अब देखो भैया काय में लोड करेगा, ये बात समझ लो,
इट्स इनटू मेमोरी। किस में लोड करेगा इसको? मेमोरी में लोड करेगा। सबसे पहला काम, ये काम किसका है? आपका प्रोसेस मैनेजमेंट का है, ठीक है। एंड जैसे ही उसको मेमोरी में लोड कर लिया जाता है वैसे ही एंड इट बिकम्स अ प्रोसेस, वैसे ही क्या बन जाएगा? ये एक प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। अब जब प्रोसेस है तो वो कैसे एग्जीक्यूटेड होगा? दैट इज इट विल बी एग्जीक्यूटेड एज पर द इंस्ट्रक्शंस। जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी के बेसिस पर हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, देखो मैंने पहले बताया था कि थ्योरी है तो मेक श्योर कि मैं थ्योरी को आपको समझाते हुए चल रहा हूं और आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या होगा? प्रोसेस इज गिवन सम मेमोरी। प्रोसेस को कुछ मेमोरी दे दी जाएगी। प्रोसेस इज गिवन सम मेमोरी फॉर ईच सेक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? स्टार्ट। नेक्स्ट स्टार्ट के बाद होगा आपका रेडी स्टेट होगा। रेडी स्टेट के बाद आएगा आपका रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट के बाद आएगी आपकी टर्मिनल स्टेट एंड टर्मिनल, और इसमें एक स्टेट और होगी आपकी वेट स्टेट। अब अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, दैट इज वी हैव, ये हमारी फर्स्ट स्टेट होती है स्टार्ट, देन वी विल हैव रेडी। तो आप डायग्राम इस तरह बनेगा, रेडी के बाद ये आपका इस तरह, और ये रनिंग से इस तरफ होगा, वेट में इस तरह हो सकता है, ये यहाँ से रनिंग हमारी थर्ड स्टेट, ये हमारी फोर्थ, एंड रनिंग के बाद आपका ये यहाँ जाएगा, तो ये आपका टर्मिनल पे 5वीं स्टेज हो गई। अब हम स्टेट्स ऑफ प्रोसेस को समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से, एक एक स्टेट को पहले ध्यान समझा देता हूँ। नंबर 1 पे हमारी है स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट में क्या होगा? इसको हम बोलेंगे इट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रोसेस। यहां से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट वी हैव दैट इज रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट में क्या है? रेडी स्टेट में क्या है? दैट इज प्रोसेस इज रेडी आफ्टर वेट। वेट करने के बाद आपकी प्रोसेस अब रेडी है। नेक्स्ट वी हैव स्टेप नंबर 3, दैट इज रनिंग स्टेट। अब इस रनिंग स्टेट में क्या होगा हमारे पास? दैट इज प्रोसेस being executed by CPU। ओके, इसके बाद हमारे पास है नंबर 4, दैट इज वी हैव वेटिंग स्टेट। अब वेटिंग स्टेट में क्या होगा? प्रोसेस वेटिंग फॉर रिसोर्स। देखो जब तक उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स एलोकेट नहीं होगा वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वी हैव टर्मिनल, और वी कैन से इट एज एग्जिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर, अगर ये आपकी जो प्रोसेस है 5वें पहुंच गई, 5वें स्टेट में, मतलब कि योर प्रोसेस इज ओवर, योर प्रोसेस इज ओवर। ओके, अभी यही सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो अभी आपको बस समझ लो, अगर आपके, अब क्या है ना 11th में तो हर जगह सिलेबस अलग अलग है, कहीं चैप्टर 1 से बढ़ाते हैं, कहीं कुछ चैप्टर्स कटवा देते हैं टीचर्स। ओके, तो मैं सारे चैप्टर इसीलिए कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेस शेड्यूलिंग बाय ओएस। इसमें ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा अगर भी समझ लोगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। दैट इज, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एलोकेशन ऑफ सीपीयू टाइम, किस प्रोसेस को कितना सीपीयू टाइम मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है टू वेरियस प्रोसेस इन मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं आपकी बुक में से, जो चैप्टर्स हैं एक एक चीज कवर कर रहा हूं मैं, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो कि बच्चा ये ना कहे भैया आपने ये नहीं पढ़ाया, भैया ये मेरे में ये आ रहा है। तो मेक श्योर कि यार आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें।
दैट इज वी हैव FCFS। अब देखो FCFS का नाम होता है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस को हम पहले CPU टाइम जो है अलॉट करा देंगे। ओके, इसका मतलब यही है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, दैट इज first process gets CPU time आप इसको ऐसे समझ सकते हो, प्रायोरिटी लिख लो आप, ठीक है। देखो नोट्स हमेशा होते हैं यार अपने लिखने के लिए बनाए जाते हैं, सॉरी अपने समझने के लिए, अपने पढ़ने के लिए कि आप किस तरह आपको समझ में आता है। तो मैं यहाँ से पूरा कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए बातें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। ये क्या है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब थोड़ा इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझ रहे हैं राउंड रॉबिन को अच्छे से। दैट इज वी हैव, इसके अंदर क्या है, एवरी प्रोसेस हैज गिवन सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि मान लो हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, तो हमने क्या किया, हमने टाइम फिक्स कर लिया कि 5 सेकंड मिलेगा सबको, ठीक है। 5 सेकंड में आप जितना अभी चल पा रहे हैं उतना चलिए, ओके। उसके बाद आप आगे चलेंगे, टाइम ऑन CPU, और इस टाइम को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड टाइम स्लाइस, ओके, ठीक है भैया। अगर मान लो मेरा प्रोसेस है वो 10 सेकंड में कंप्लीट होना था और मैंने 5 सेकंड इसको टाइम अलॉट करा, तो उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद क्या होगा, समझो, इफ द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन गिवन टाइम, अगर वो प्रोसेस उस टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड, नहीं, देन इट इज टर्मिनेटेड, ठीक है। हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट, यानी प्रोसेस खत्म हो गया है, ओके। अदरवाइज, अब भैया दूसरा केस देखते हैं कि बेटा दूसरे केस में क्या होगा, दैट इज otherwise we have, otherwise its state is changed to waiting state। क्या किया जाएगा, उसका जो स्टेट है वो बदल के वेटिंग स्टेट कर दिया जाएगा, एंड द नेक्स्ट रेडी प्रोसेस is given the CPU time, ओके। इस तरह से हमारा काम होगा। क्या आपको बात समझ में आई? आप ऐसे समझो, देखो हमारे पास एक प्रोसेस है P1 जिसको 10 सेकेंड का टाइम चाहिए है, वी हैव प्रोसेस P2 जिसको 5 सेकेंड में ओवर हो जाएगा। हमने क्या किया, 5 सेकेंड का हमारे पास टाइम है कि हम 5 सेकेंड का टाइम अलॉट कराएंगे। जब हमने P1 को चलाया तो हमारा P1 सिर्फ 5 सेकंड में कितना, आधा ही तो चल पाएगा, आधा चल पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, जब आधा चल गया तो इसको उठा करके हम रख देंगे अपनी वेटिंग स्टेट में। कहाँ रख देंगे, वेटिंग स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, P2 है। हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये प्रोसेस को 5 सेकेंड ही चाहिए, जो 5 सेकेंड हमारे पास अवेलेबल थे, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, फुल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, हम कह सकते हैं ये प्रोसेस अब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेट होने के बाद हमारा P1 प्रोसेस वापस से चलेगा। बात समझ में आ गई, ओके। नेक्स्ट वी हैव दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब, जस्ट सेकेंड, ओके। नेक्स्ट वी हैव दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा,
इसके अंदर जो है CPU will pick the process whose process that will take less time to execute. देखो इसमें क्या करना है, मान लो मेरे पास 4 प्रोसेस हैं, वी हैव P1, P2, P3 एंड P4. सबका जो टाइम है, इनको जो टाइम चाहिए दैट इज दे आर डिमांडिंग, इसको चाहिए है 12 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 11 सेकेंड एंड 9 सेकेंड्स. तो अगर हमारे पास 4 प्रोसेस अवेलेबल हैं तो क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोसेस सबसे कम टाइम में हमारी पूरी हो जाएगी उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा. ओके, जो प्रोसेस हमारी सबसे कम टाइम में अलॉट हो जाएगी, सॉरी हमारी सबसे कम टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसको सबसे पहले आपका रन करवा दिया जाएगा, यानी एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा. ठीक है, सो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट. एंड मेक श्योर अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे लिखे हुए, तो आप मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, वहां चेकआउट कर सकते हो. और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें, बिकॉज मुझे नहीं पता, देखो ये जो सिलेबस है वो स्कूल टू स्कूल होता है 11th का, और जो बोर्ड सिलेबस रिलीज करता है मैं उस सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ. मैं बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर को कवर कर रहा हूँ. किसी में चैप्टर 6 से शुरू होता है सिलेबस, ठीक है, किसी में चैप्टर 1 से हो जाता है, कोई चैप्टर 3rd से शुरू करता है. तो मैंने सारे चैप्टर जो है प्रॉपरली आपके कवर किए हुए. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बात होने वाली है, तो लेक्चर पूरा देखना ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ में आए. और ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, ये मैं पहले ही आपको बताया था, तो मेक श्योर कि थ्योरी को सही से समझ के चलना है. मैं सबसे पहले समझ आएगा भैया ये मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है. इसको हम कह सकते हैं दैट इज एलोकेटिंग, तो किसको हमें कौन सा रिसोर्स, कितनी मेमोरी किसकी डिमांड है, और हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरी को मैनेज करना. दैट इज allocating memory to various process and resources is called, इसी को हम कहते हैं मेमोरी का मैनेजमेंट. क्या बोलते हैं इसको हम, मेमोरी का मैनेजमेंट. अब हम बात करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, दैट इज what are the functions of memory management. अब भैया कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ तो हमें उससे फायदा होना चाहिए, ठीक है. दैट इज वी हैव नंबर 1 फंक्शन, दैट इज it keep track of each and एवरी मेमोरी लोकेशन. अब जैसे मान लो यार कोई बंदा है, उसको आपने काम दे दिया है, उसको आपने समोसे बांटने का काम दिया है ना, तो उस बंदे के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि भैया 2 समोसे कहाँ गए, 4 समोसे तुम्हारे कहाँ चले गए. तो इस तरीके से ही मेमोरी मैनेजमेंट के पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होता है कि कितनी मेमोरी आपकी फ्री है, कितनी मेमोरी किस लोकेशन में यूज करी हुई है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज इट checks how much memory is to be allocated to process and how to be allocated. यानी इसका मतलब ये होता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है और उसे किस प्रकार से हम एलोकेट करेंगे. ये काम किसका हुआ, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का हुआ. एंड नेक्स्ट अब ये डिसाइड करेगा, डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम. देखो
प्रोसेस, मान लो हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस हैं, तो किस प्रोसेस को पहले मेमोरी मिलेगी, किस प्रोसेस को बाद में मेमोरी दी जाएगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करेगा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी हैव अनदर फंक्शन दैट इज अब एंड ऑल्सो इट कीप्स ट्रैक ऑफ फ्री और अनएलोकेटेड मेमोरी। मान लो कोई मेमोरी फ्री हो गई, कोई प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो जो मेमोरी फ्री है वो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ताकि हम इस मेमोरी को आगे इस्तेमाल में ले पाएं। एंड नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ डेटा in the memory allocated to process so that other process does not hold the data। देखो अब मामला क्या है, जैसे मान लो कि आप ये लाइव करके देख सकते हो, मान लो आप कोई एक फोटो आपने व्यू कर रखी है अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर आप इसी फोटो को कॉपी करोगे किसी पेन ड्राइव पर, तो वो आपको एरर शो करेगा। वो एरर क्या शो करेगा, वो बोलेगा कि रिसोर्स योर फाइल दैट यू आर ट्राइंग टू कॉपी दैट ट्राइंग टू मूव इज ऑलरेडी इन यूज। दैट इज द 5th स्टेप ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, कि जिस प्रोसेस जो आपका डेटा एक प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है वो कहीं दूसरी प्रोसेस में इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस P1 एक प्रोसेस P2 है। P1 प्रोसेस है कि आप फोटो को व्यू कर रहे हो, P2 प्रोसेस है आपका कि आप इस फोटो को कॉपी करना चाहते हो। तो आपका जो P2 प्रोसेस का डेटा है वो P1 प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका P2 प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये आपको एक एरर शो करा देगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लाइव चीजें भी अपने कंप्यूटर में करके देख सकते हैं ताकि हमें चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। अब हम बात करते हैं दैट इज सम कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। सम कॉमन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखो दैट इज वी हैव, सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास सिंगल मेमोरी एलोकेशन। तो तुम्हें इस नाम से क्या समझ में आ रहा है भैया? मुझे इस नाम से ये समझ में आ रहा है कि एक बार में एक मेमोरी सिर्फ एक प्रोसेस को एलोकेट करा जाएगा। तो सिमिलरली इसका यही फंक्शन होता है, दैट इज जो भी मेमोरी हमारे पास अवेलेबल होगा, दैट इज अवेलेबल मेमोरी इज एलोकेटेड टू सिंगल एप्लीकेशन। जो मेमोरी है वो सिर्फ हम एक ही एप्लीकेशन को देंगे ताकि हमें कोई बहुत ज़्यादा बसड़ ना हो और बहुत ज़्यादा समस्याएं ना क्रिएट हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर 2, दैट इज पार्टीशन एलोकेशन। अब इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, इस टेक्निक में जो हमारी मेमोरी है, दैट इज अवर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू, इसमें क्या होगा, हम अपनी मेमोरी को डिवाइड करेंगे। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस एरिया ऑफ मेमोरी कॉल्ड पार्टीशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक सी ड्राइव होती है, एक डी ड्राइव होती है। हम इसमें से एक नया पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं ई ड्राइव, फिर हम इसमें से एक और नया पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं एफ ड्राइव। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी के पार्टीशंस को क्रिएट करना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दैट इज अब इस टेक्निक के अंदर वी विल जस्ट जो हमारी रनिंग प्रोसेस एलोकेटेड
memory from different partitions, हम अलग अलग पार्टीशंस में से मेमोरी एलोकेट कराएंगे ताकि हमें कोई भी इश्यूज ना हो। ठीक है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम पार्टीशन से मेमोरी लेते हैं। दैट वाज सेकेंड मेथड। नेक्स्ट वी हैव थर्ड मेथड, दैट इज मेथड नंबर थर्ड, दैट इज वी हैव पेज्ड मेमोरी एलोकेशन, सॉरी पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट। अब भैया इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ जाओ। पेज मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर दैट इज आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज्ड यूनिट्स कॉल्ड पेज फ्रेम्स। आपकी जो मेमोरी है वो डिवाइड करी जाएगी एक फिक्स साइज के यूनिट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पेज फ्रेम। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव, अब देखो ये थ्योरी है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरे काम की है ना, बहुत ज़्यादा आपके काम की है, बट आपके सिलेबस में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर दैट इज वी हैव, we will convert our memory into segments। अपनी मेमोरी को हम सेगमेंट्स में यानी पार्ट्स में कन्वर्ट करके उसे अलॉट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि जब हमारी जो रैम है, जब हम अपने हार्ड डिस्क की मेमोरी को, अपनी हार्ड डिस्क की मेमोरी को एज अ रैम हम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जब हमारी रैम हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, तो जब हमारी रैम फुल हो जाएगी तो हमारा जो स्पेस है वो हार्ड डिस्क की मेमोरी में से मेमोरी यूज़ करी जाती है, और इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये हर अपने कंप्यूटर में भी आप वर्चुअल मेमोरी बढ़ा सकते हो। इससे कहीं ना कहीं आप अपने कंप्यूटर में रैम बढ़ाते हो तो आप मल्टी प्रोसेसिंग बड़े आराम से कर पाओगे। एंड देन वी हैव IO मैनेजमेंट। IO का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट का मैनेजमेंट। दैट इज IO मैनेजर ऑफ IO मैनेजर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम is to connect to process to actual IO device through some strategy। That is we meant that कि हमारे जो IO मैनेजमेंट का काम, मैनेजर का काम ये है कि भैया वो जो है आपकी जिस प्रोसेस को इनपुट और आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है वो उनको उनसे कनेक्ट करवाएगा किसी न किसी स्ट्रेटजी के द्वारा। एंड दैट इज द सिक्स्थ फीचर ऑफ योर OS, दैट इज यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस को हम बोलते हैं UI भी बोलते हैं। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। दैट इज द वे a computer and a user communicate, computer and a user communicate is known as user interface। देखो आपके कंप्यूटर जब आप ओपन करोगे तो उसका UI जितना UI आपका यूज़र फ्रेंडली होता है उतना ही सॉफ्टवेयर अच्छे चलते हैं। दैट इज अब UI जब आई गया तो हम एक चीज़ की बात करें, दैट इज GUI के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस।
क्या होता है इसका मतलब? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज, और इसका बेटा एक और नाम होता है, दैट इज WIMP, इसको हम बोलते हैं विंडोज आइकॉन्स मेनू एंड पॉइंटर्स। अब हम बात करें, देखो यूआई का हमारे पास एडवांटेज क्या है, दैट इज वी हैव एडवांटेजेस ऑफ यूआई। सबसे पहला मैंने आपको बताया इजी टू अंडरस्टैंड होता है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। नेक्स्ट वी हैव दैट इज न्यू यूजर फ्रेंडली। थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन मल्टीटास्किंग, किसमें आपकी हेल्प करेगा? मल्टीटास्किंग में आपकी हेल्प कर रहा होगा। अब एक होता है आपका GUI, तो बेटा फिर एक और होता है, नेक्स्ट वी हैव दैट इज CLI। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि यहाँ पर कोई भी आइकन जैसी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, सारी चीज़ें आपकी कमांड से हो रही होंगी। इसका एग्जाम्पल है आपका दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। क्या एग्जाम्पल है आपका? कमांड प्रॉम्प्ट। आप अगर अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे तो आपको वहाँ सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ काला और सफ़ेद चीज़ें दिखेंगी, जो कि मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा। सो अगर हम इसकी बात करें, दैट इज इट इज टेक्स्ट बेस्ड सर्विस, इट इज टेक्स्ट बेस्ड सर्विस। एंड नेक्स्ट वी हैव, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ ही वैलिड कमांड होती हैं, देयर आर फ्यू वैलिड कमांड्स। एंड देन वी हैव एडवांटेजेस की अगर इसके बात करी जाए तो इसका पहला एडवांटेज तो ये होता है इट इज फास्टर, इट इज फास्टर वे टू कंप्लीट टास्क, ये बहुत ही फास्ट काम करता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन GUI, and also it uses less memory than GUI। और भैया सारा खेल जो है वो आपका मेमोरी का होता है कि कौन कितनी मेमोरी किसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। बाकी मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये देख सकते हो आप, दैट इज यू हैव अ कमांड प्रॉम्प्ट। आप यहाँ से कुछ नहीं देखोगे, ठीक है, दैट इज वी हैव अ कमांड ओवर, ऑल्दो इसकी कमांड्स मुझे याद नहीं है, ठीक है। LS आप CD लिखेंगे, CD के बाद आपको जिस फोल्डर में जाना हो, दैट इज मुझे अगर जाना है डेस्कटॉप में तो होप सो डेस्कटॉप में शिट अब मुझे इसकी कमांड तो याद नहीं है, मुझे इसकी कमांड बेटा याद नहीं है, बट इसकी कुछ फिक्स कमांड्स होती हैं तो उसके थ्रू हम इसको यूज़ प्रॉपरली कर सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आप वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म होता है, वो हम एक दिन का ब्रेक लेकर शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नए वाले ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ में अगर आपको एनएटी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।